माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 11 के टॉपिक सेट थ्योरी के अंतर्गत बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स देखें। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स में जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने दिया था, आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को मैंने रखा था और उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रूफ किया था। उसमें डिफिनीशन दिए थे, सुटेबल एग्जाम्पल से डिफिनीशन को क्लियर किया था और उस डिफिनीशन पर बेस्ड थ्योरेटिकल कंसेप्ट को दिया था। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को मैंने प्रूफ करके दिखाया था ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। प्रारंभ से ही 11 ही शुरुआत है हायर क्लासेस का। जेईई मेन का भी, एडवांस का भी शुरुआत 11 से ही होता है और 11 के जो कोर्स हैं वही तो रखे गए हैं जेईई मेन और एडवांस में। मोस्टली कुछ ही हल्का फुल्का डिफर करते हैं, करीब करीब तो 11-12 का ही कोर्स है। तो ये सब थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मैं आज आपके सामने बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स पर जो डिफिनीशन, उस पर बेस्ट थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को जो प्रूफ किया था, अच्छे ढंग से बताया था, उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आज मैं सॉल्यूशन दूंगा बेहतर ढंग से। आज से क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सेट थ्योरी पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का शुरुआत हो गया। और मैं यह भी बता दूं कि जेईई मेन के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी यदि क्लास 11 के इस लेक्चर से शुरू करके आगे के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर्स को देखा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जेईई मेन के स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो स्किल है, जो मेथड है, तरीका है, उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इससे उनका कंसेप्ट स्ट्रांग बनेगा। तो ठीक है, ये सब थोड़ा सुझाव मैं आपको दे दिया अपने तरफ से। हो सकता है कि आप हमारे इस सुझाव पर गौर करेंगे और मेरे निर्देश का पालन करेंगे तो आप ही को फायदा होगा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स फॉर क्लास 11 ऑल्सो फॉर जेईई मेन। तो अब मैं प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करता हूं। देखें, मैंने सुविधा के लिए डिफरेंट बुक्स में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं क्लास 11 के लिए, उनको मैं टाइप में डिवाइड कर दिया हूं। देखें, टाइप 1 में मैंने क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेस्टिंग वेदर ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ए सेट और नॉट। इसका अर्थ हुआ कि कोई एक दिया गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक सेट है या नहीं, इसकी जांच पर आधारित प्रश्न। कहने का मतलब, आपको कोई एक गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, आपके पास वस्तुओं का कोई एक संग्रह दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि बताइए कि यह कलेक्शन, यह संग्रह
सेट है या नहीं। तो एक मैं की पॉइंट के रूप में यहां लिख रहा हूं जो इस टाइप पर बेस्ट प्रॉब्लम को बनाने में आपको हेल्प करेगा। की पॉइंट का मतलब यही है। तो मैं लिखता हूं मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को जब बताया था तो उस वक्त सेट को मैंने डिफाइन किया था। तो टाइप 1 पर बेस्ट प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको मेन सेट के डिफिनीशन को ही दिमाग में रखना है। इसलिए मैं यहां सेट को पुनः डिफाइन कर रहा हूं। व्हाट इज ए सेट। तो देखिए मैं लिख रहा हूं एनी कलेक्शन of objects is a set if the objects are well defined. वेल डिफाइंड को हिंदी में सुपरिभाषित कहते हैं। अच्छे ढंग से परिभाषित। तो वेल डिफाइंड का क्या अर्थ है मैं यहां लिख रहा हूं। दैट इज डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मीनिंग है डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशिबल। डिस्टिंग्विशिबल। डिस्टिंक्ट का अर्थ डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न। डिस्टिंग्विशिबल का अर्थ विभेद योग्य होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स को आपस में आप विभेद कर सकें, उसमें डिफरेंस बता सकें। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग आप याद रखेंगे डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशिबल। तो मैंने आपको बताया कि एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ए सेट इफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड, दैट इज डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशिबल। वस्तुओं के किसी संग्रह को एक सेट कहा जाता है यदि वस्तुएं सुपरिभाषित हों, अर्थात विभिन्न तथा विभेद योग्य हों। तो आप याद रखेंगे जो मैंने बताया वेल डिफाइंड, ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड का मीनिंग हुआ डिस्टिंक्ट, प्लस डिस्टिंग्विशिबल। डिस्टिंग्विशिबल अब आपको बता दूं कि डिस्टिंक्ट का अर्थ क्या है और डिस्टिंग्विशिबल का अर्थ क्या है। देखिए मैं लिखकर बताऊंगा। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, मतलब भिन्न भिन्न, एंड
distinguishable, distinguishable means given any object we may be able to decide whether this object belongs to the collection or not. देखिए मैंने क्या लिखा, distinct means different, that is non-repeated, डिस्टिंक्ट का अर्थ है डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, अर्थात नॉन रिपीटेड यानी कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट नहीं हो, केवल एक ही बार लिखा जाए। एंड डिस्टिंग्विशेबल मीन्स गिवन एनी ऑब्जेक्ट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। इसका अर्थ हुआ कि डिस्टिंग्विशेबल, जिसको हिंदी में कहते हैं विभेद योग्य, इसका अर्थ है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु आप लेते हैं, टेकअप करते हैं, तो आप यह निर्णय करने में समर्थ हैं कि वह अमुक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु उस कलेक्शन में यानी उस संग्रह में बिलोंग करता है या नहीं। तो ये बात जो मैंने लिखा और समझाया, जब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो उसमें आप डिस्टिंक्ट का अर्थ समझेंगे और डिस्टिंग्विशेबल का अर्थ समझेंगे। यदि कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हैं और डिस्टिंग्विशेबल भी हैं यानी भिन्न भिन्न भी हैं और विभेद योग्य भी हैं, तो इसी का सीधा अर्थ निकलेगा कि कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं, और जब कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है इट मीन्स वो कलेक्शन सेट है। यदि ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है, इसका अर्थ होगा कि वो कलेक्शन सेट नहीं है। तो टाइप 1 में देखिए लिखा गया है, इसमें यही जांच करके बताना है कि कोई दिया गया कलेक्शन सेट है या नहीं। तो इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को समझने के लिए यही आइडिया है जो मैंने लिखकर समझाया। अब इस आइडिया का हम खुलकर इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। तो टाइप 1 में प्रॉब्लम 1, टाइप 1 पर प्रॉब्लम 1 देखें। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट्स और नॉट। जांच करें कि क्या निम्न कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट्स है या नहीं।
फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अक्षर जे से स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले किसी ईयर के सभी मंथ्स का कलेक्शन आपको बताना है, जांच करके कि यह कलेक्शन सेट है या नहीं। सेकेंड को समझें, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपके क्लास में सभी लड़कियों का जो कलेक्शन है वह सेट है कि नहीं। थर्ड कहता है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर प्रेमचंद। लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स यानी उपन्यासों का जो कलेक्शन है वह सेट है कि नहीं, आपको जांच करके बताना है। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स। सभी सम पूर्णांकों का जो संग्रह है, कलेक्शन है, वह सेट है कि नहीं, आपको जांच करके बताना है। तो ये फर्स्ट जो है ये एनसीईआरटी का सवाल है, सेकंड केसी सिन्हा का है, थर्ड जो है ये एनसीईआरटी का है और फोर्थ जो है यह भी एनसीईआरटी का है। मैंने आपके लिए डिफरेंट बेटर बुक्स से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है ताकि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के बुक में डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप समझ सकें और हर प्रकार के क्वेश्चन को हल करने की टेंडेंसी जो है आप में बढ़े। फिर से देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स इन ए पर्टिकुलर प्लेन। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी खास समतल में सभी रेखाओं का संग्रह। आपको बताना है कि सेट है या नहीं। सिक्स्थ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे अधिक प्रतिभावान लेखकों का संग्रह। सेवेंथ का पार्ट ए, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 11 सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन। बताना है कि सेट है या नहीं। पार्ट बी, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। एट्थ, द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11 के ब्राइट यानी तेज विद्यार्थियों का संग्रह। नाइन्थ, द कलेक्शन ऑफ रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के नामी गणितज्ञों का संग्रह। बताना है कि सेट है या नहीं। टेंथ, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सुंदर लड़कियों का संग्रह। आपको बताना है कि सेट है या नहीं। 11, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सेट है या नहीं, आपको जांच करके बताना है। अब इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक एक करके मैं दूंगा, देखें। सॉल्यूशन, फर्स्ट का प्रश्न में जो कलेक्शन दिया हुआ है उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से आप डिनोट करेंगे, कारण कि आपको बताना है कि कलेक्शन सेट है कि नहीं। और मैं बता चुका हूं कि सेट का
जो नोटेशन है वह इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होता है। लेट ए इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with the letter J, प्रश्न में कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J दिया हुआ है। इस कलेक्शन को हमने A मान लिया। Then the objects of the collection A are distinct and distinguishable मैंने लिखा कि मान लिया कि ये लेटर J से शुरू होने वाले किसी वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है, तब इस संग्रह A के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे डिस्टिंक्ट हैं यानी भिन्न भिन्न हैं तथा डिस्टिंग्विशेबल हैं यानी विभेद योग्य हैं। क्यों? मैं समझाता हूं। कलेक्शन ए में है क्या? सो देखिए, J अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों का संग्रह है। यहां लिख दें बिकॉज कारण स्पष्ट कर दें। कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्यों डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल हैं? तो बिकॉज ए के ऑब्जेक्ट्स हैं J से शुरू होने वाले सभी माह, तो J से आरंभ होगा जनवरी, जून, जुलाई। तो यहां देखें कलेक्शन ए के ऑब्जेक्ट्स हैं जनवरी, जून और जुलाई। ये सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंग्विशेबल को समझना है, विभेद योग्य। तो डिस्टिंग्विशेबल का अर्थ मैंने ऊपर आपको लिखा, उसको माइंड में लाइए। कोई दिए गए ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लिया जाए कि हम जून लिया, कलेक्शन का कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जून, तो इस ऑब्जेक्ट जून के लिए आप एबल हैं यह डिसाइड करने के लिए कि यह ऑब्जेक्ट जून इस कलेक्शन में है या नहीं। आप बताएं। स्पष्ट है कि जून जो मंथ है वो कलेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप डिसाइड कर दिए कि
यह जो ऑब्जेक्ट जून है इस कलेक्शन में बिलोंग करता है। यदि आप किसी ईयर का कोई मंथ अगस्त लें तो अगस्त के विषय में आप सोचें कि अगस्त जो मंथ है इस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है या नहीं, इस कलेक्शन में वो बिलोंग करता है कि नहीं। तो आप स्पष्ट कहेंगे कि अगस्त तो इस कलेक्शन में नहीं है, अतः अगस्त जो एक ऑब्जेक्ट है वह इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कहना कहा था कि जब प्रॉब्लम बताएंगे तो स्पष्ट करेंगे डिस्टिंग्विशिबल का अर्थ। तो डिस्टिंग्विशिबल का साफ अर्थ है कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट लें आप तो उस ऑब्जेक्ट के विषय में यह आपको बताना होगा कि उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। तो आपने देखा कि जून जो है कलेक्शन में बिलोंग करता है लेकिन अगस्त इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि कलेक्शन ए के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे डिस्टिंग्विशिबल यानी विभेद योग्य हैं। तो चूंकि यहां इस कलेक्शन ए के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं, भिन्न भिन्न भी हैं और डिस्टिंग्विशिबल भी हैं यानी विभेद योग्य भी हैं। यही कारण है कि इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वेल डिफाइंड हैं। तो देखिए मैंने कितना सुंदर ढंग से लिखा, let A equal to the collection of all months of a year beginning with the letter J, then the objects of the collection A are distinct and distinguishable because क्योंकि कलेक्शन A को इस तरह से आप लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। So the objects of collection A are well defined. आप हमेशा याद रखेंगे डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशिबल का मतलब हुआ वेल डिफाइंड। ये दोनों के लिए एक ही शब्द है वेल डिफाइंड। और सेट की डिफिनेशन में आप पढ़ चुके हैं कि यदि किसी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं, सुपरिभाषित हैं, तो हम कहेंगे कि वह कलेक्शन सेट है। सो द कलेक्शन ए इज ए सेट। तो आपको यही जांच करके बताना था कि दिया हुआ जो कलेक्शन है वह एक सेट है या नहीं। तो जांच करके आप बता दिया कि कलेक्शन एक सेट है। लेट बी इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो सेकंड में प्रश्न में दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो इस कलेक्शन को आप कोई लेटर बी से मान लिया। अब बताना है कि यह कलेक्शन सेट है कि नहीं। तो देखें क्लियर है। ये कहता है आपके क्लास में सभी लड़कियों का संग्रह। तो सोचिए आपके क्लास में सभी जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, यानी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर हो गया। अब सोचिए कि इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं गर्ल्स लड़कियां, ये डिस्टिंग्विशिबल है कि नहीं, विभेद योग्य है कि नहीं। तो इसे मैं देखिए फिर आपको समझा देता हूं। आपके क्लास में यदि एक लड़की है जो आपके क्लास की है, मान लीजिए उसका नाम है सीता, तो सीता के विषय में आप क्या कहेंगे? इस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि कोई एक
गर्ल हम लें रीता, जो आपके क्लास की लड़की नहीं है, दूसरे क्लास की लड़की है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे कि वह जो लड़की है रीता इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कलेक्शन के सभी जो लड़कियां हैं यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे विभेद योग्य हैं यानी डिस्टिंग्विशिबल हैं। तो हर क्वेश्चन में यही दो चीज आप देखेंगे। पहला यह जांचेंगे कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न हैं कि नहीं, और दूसरा ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशिबल यानी विभेद योग्य है कि नहीं, बस जांच हो जाएगा। देन द ऑब्जेक्ट्स of collection B are distinct and distinguishable. That is well defined. And hence और इसलिए the collection B is a set. तो आपने जांच कर दिया कि यह कलेक्शन भी एक सेट है। थर्ड, लेट C is equal to the collection of novels written by writer प्रेमचंद। लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह आपको बताना है कि यह कलेक्शन सेट है कि नहीं। देन ये प्रश्न से लिखा गया, देन द ऑब्जेक्ट्स of the collection C are distinct and distinguishable. That is well defined. And hence the collection C is a set. हाँ, यदि आप समझना चाहते हैं देखिए मैं समझा देता हूं। राइटर प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों का जो कलेक्शन है यह सेट है कि नहीं आपको जांचना है। तो पहले आप यह सोचें कि इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं नॉवेल्स ये डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं। तो स्पष्ट है कि प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं, जितने भी उपन्यास हैं, सब अलग अलग हैं। सो द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। क्लियर हो गया। अब यह जांच लें कि डिस्टिंग्विशिबल है कि नहीं।
विभेद योग है कि नहीं ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए मैं स्पष्ट ढंग से बताया, मेन यही डिस्टिंग्विशिबल को ही समझना है। तो इसके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट ले लें, यानी यहां ऑब्जेक्ट की जगह नोवेल है, कोई एक नोवेल ले लें। यदि वह नोवेल प्रेमचंद का लिखा है तो क्लियर है कि वह नोवेल, जैसे कर्मभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नोवेल है, तो कर्मभूमि जो नोवेल है वह इस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कोई अदर राइटर, जैसे शेक्सपियर की कोई नोवेल है, तो वह तो इस कलेक्शन में बिल्कुल नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गया कि यहां ऑब्जेक्ट नोवेल है और एक दिए गए ऑब्जेक्ट यानी एक दिए गए नोवेल के लिए आप यह डिसाइड करने में समर्थ हैं कि वह नोवेल इस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं। इसलिए ये इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्लियरली डिस्टिंग्विशिबल हैं, भेद योग्य हैं। तो मैं इसको समझा दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी प्रश्न जो हमने लिखा उसका जस्टिफिकेशन इसी ढंग से आप करेंगे, और यही लिखने की बेहतर कला है जो सिंपल इंग्लिश में आपको मैं लिख कर दिखाया हूं। यह कॉज को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। फोर्थ देखें, लेट कैपिटल डी इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। आपको जांच कर बताना है कि यह सेट है कि नहीं। देन अब सभी इवन इंटेजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, +-2, +-4, +-6, so since D is a collection of all even integers, so we can write D is equal to this. अब बताना है कि यह जो कलेक्शन डी है सेट है कि नहीं। तो देखें, क्लियर है, कलेक्शन डी के सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इवन इंटेजर्स हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। सो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस कलेक्शन आर डिस्टिंक्ट। फिर डिस्टिंग्विशिबल की जांच कर लें, तो डी के ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशिबल यानी विभेद योग्य हैं। क्यों? इसीलिए कि आप यदि +4 एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो +4 के विषय में आप क्या कहेंगे कि +4 एक इवन इंटेजर है, इसलिए इस कलेक्शन में बिलोंग करता है। लेकिन हम ले लें 5, तो 5 तो ओड इंटेजर है, तो 5 के विषय में आप क्या कहेंगे कि 5 इस कलेक्शन डी का मेंबर नहीं है। तो डिस्टिंग्विशिबल का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट आपको कर दिया। डिस्टिंग्विशिबल का साफ अर्थ यही है कि फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट, इफ यू आर एबल टू डिसाइड वेदर दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, यही आप मेमोरी में रखेंगे। तो हियर क्लियरली the objects
of D are distinct and distinguishable that is well defined. And hence the collection D is a set. फिफ्थ देखें, let E is equal to the collection of all lines in a particular plane. Then the objects of the collection E are distinct and distinguishable that is well defined. And hence the collection E is a set. तो जांच हो गया. सिक्स्थ देखें, let F is equal to the collection of most talented writers of the world. F क्या है? दुनिया के सबसे अधिक प्रतिभावान लेखकों का कलेक्शन है. आपको जांचना है कि यह कलेक्शन F सेट है कि नहीं. तो देखें, since there is no criterion to decide who are most talented, so the objects of the collection F are not distinguishable. And so not well defined. Hence
द कलेक्शन एफ इज नॉट ए सेट। देखिए ऊपर से ये भिन्न हो गया, अलग हो गया, तो छठा को ठीक से आप समझने का प्रयास करेंगे। एफ क्या है, कैसा कलेक्शन है? तो दुनिया के सबसे अधिक प्रतिभावान लेखकों का संग्रह है। मैंने क्या लिखा? सिंस देयर इज नो क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का अर्थ होता है मापदंड। देखिए मैं लिख देता हूं क्योंकि इस वर्ड का बार बार यूज होगा। सिंस देयर इज नो क्रिटेरियन टू डिसाइड हु आर मोस्ट टैलेंटेड, कहता है कि चूंकि हु माने कौन, कौन सबसे अधिक प्रतिभावान है, टैलेंटेड है, इसको डिसाइड करने का कोई भी क्रिटेरियन यानी मापदंड हमारे पास नहीं है। जैसे मान लिया कि वर्ल्ड के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ आप ले लें, शेक्सपियर हैं, प्रेमचंद हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, इस तरह से बहुत सारे राइटर्स हैं वर्ल्ड के जो मोस्ट टैलेंटेड हैं। तो सभी जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वर्ल्ड के, वो तो एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। अब आगे आइए, डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं, विभेद योग्य है कि नहीं, इसको समझना है, यही मेन चीज है। तो आप देखें कि दुनिया के सबसे अधिक प्रतिभावान लेखकों का आपने कलेक्शन बनाया है, तो सभी तो मोस्ट टैलेंटेड ही हैं। अब कैसे आप उनमें एक दूसरे से विभेद कर सकते हैं? जैसे मान लिया जाए कि प्रेमचंद भी मोस्ट टैलेंटेड हैं और फणीश्वरनाथ रेणु भी मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं, तो दोनों में आपस में आप विभेद कैसे कर पाएंगे? दोनों में आप विभेद कैसे कर पाएंगे? आपके पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जिससे कि आप मेजर कर देंगे, माप देंगे कि प्रेमचंद फणीश्वरनाथ रेणु की तुलना में अधिक प्रतिभावान हैं या प्रेमचंद की तुलना में फणीश्वरनाथ रेणु अधिक प्रतिभावान हैं। तो टैलेंसी क्या है, प्रतिभा क्या है? एक मनुष्य का मानवीय गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स है, जिसका मेजरमेंट के लिए कोई स्केल नहीं है किसी के पास। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि हमारे पास कोई मापदंड नहीं है जिसके सहारे मोस्ट टैलेंटेड पर्सन की हम माप कर सकें। ये कहना मुश्किल है। यही कारण है कि मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स का जो कलेक्शन है, तो इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, उनको आप आपस में विभेद नहीं कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब आप समझ गए होंगे, मैं काफी समझा दिया। तो लिखने का जो लैंग्वेज है एग्जामिनेशन में आपका यही होना चाहिए जो हमने लिखा है। सिंस देयर इज नो क्रिटेरियन टू डिसाइड हु आर मोस्ट टैलेंटेड, कौन सबसे अधिक मोस्ट टैलेंटेड है, इसको डिसाइड करने का कोई मापदंड नहीं है। सो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एफ आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, इसलिए कलेक्शन एफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे विभेद योग्य नहीं है। और जब डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड।
और जब वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, तो डिफिनेशन से कलेक्शन एफ सेट नहीं हो सकता है। सो कलेक्शन एफ इज नॉट ए सेट। तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझा दिया। अब आगे के प्रश्नों को मैं झट लिख दूंगा, इसी ढंग से आप समझने की कोशिश करेंगे। 7वां देखें, इसका पार्ट ए है, लेट कैपिटल G इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां जी कैसा कलेक्शन है? तो दुनिया के 11 सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन है। आपको बताना है कि यह कलेक्शन सेट है कि नहीं। तो ठीक ऊपर जो मैं बताया, जिस ढंग से एक्सप्लेन किया, उसी ढंग से इसका आप एक्सप्लेनेशन करेंगे खुद। मैं लिख देता हूं, since there is no criterion to decide who are best, and so the objects of the collection G are not distinguishable. Hence, the collection G is not a set. सेवेंथ का पार्ट भी देखें, लेट H इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। देखिए गुड पर ध्यान दीजिए। अच्छा, इंडिया के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह सेट है कि नहीं? लॉजिक दीजिए। सेंस देयर इज नो क्रिटेरियन to decide who are good. इस कलेक्शन में सभी तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स ही हैं इंडिया के, लेकिन किस प्लेयर की तुलना में कौन प्लेयर अधिक अच्छा है, ये तो बताना मुश्किल है। तो चूंकि गुड भी क्या है, एक ह्यूमन का इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरियन, कोई मापदंड नहीं है। यानी हम इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, उनमें हम विभेद नहीं कर सकते हैं। यानी एज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे डिस्टिंग्विशेबल नहीं। तो है मैं लिख रहा हूं, सिंस देयर इज नो क्राइटेरियन टू डिसाइड हु आर गुड,
So the objects of H are not distinguishable. And so not well defined. लिखिए, hence the collection H is not a set. H देखें, let I is equal to the collection of bright students of class 11 of your school. यहां I कैसा कलेक्शन है? तो आपके स्कूल के क्लास 11 के ब्राइट स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट, तेज। तो यहां पे गौर करें, ब्राइट क्या है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी, ब्राइटनेस एक इंटरनल ह्यूमन प्रॉपर्टी है जिसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरियन, कोई मापदंड नहीं है। क्लास 11 के कोई दो ब्राइट स्टूडेंट्स की आप कल्पना करें, मान लिया कि एक राम है, दूसरा श्याम है। तो राम के कंपेयर में श्याम कितना अधिक ब्राइट यानी तेज है, या श्याम की तुलना में राम कितना ब्राइट है, इसका तो मेजरमेंट कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ब्राइटनेस, इंटेलिजेंसी मनुष्य का एक आंतरिक गुण है जिसके मापने के लिए हमारे पास कोई स्केल, कोई भी मेजरमेंट नहीं। तो स्पष्ट मैं कर दिया कि कलेक्शन आई के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे विभेद योग्य नहीं है, यानी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। यही कंसेप्ट तो देख रहे हैं कि सब में आपको मिल रहा है। तो मैं बोलकर आपको क्लियर वे में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप भी किसी भी क्वेश्चन को आप स्वयं समझकर हल कर सकते हैं। लिखिए, सेंस जो मैं बोला समझाया उसी को लिख दे रहा हूं। सिंस देयर इज नो क्राइटेरियन टू डिसाइड who are bright। देखिए मैंने क्या लिखा, कौन स्टूडेंट ब्राइट है, तेज है, इसको डिसाइड करने का कोई भी क्राइटेरियन यानी मापदंड हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हुआ कि क्लास 11 के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे विभेद योग्य नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं। तो ये लिख रहे हैं कि सिंस देयर इज नो क्राइटेरियन टू डिसाइड हु आर ब्राइट, सो द ऑब्जेक्ट्स of the collection I are not
distinguishable and so not well defined. और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। क्लियर हो गया? हैंस द कलेक्शन I is not a set। तो आपने देखा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिख कर देंगे विथ कॉज, विथ ट्रू लॉजिक, इन ए सिंपल लैंग्वेज, मैं आपको बता रहा हूं। 9th देखें, लेट J इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ रिनोन्ड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? J कैसा कलेक्शन है? तो दुनिया के रिनोन्ड मैथमेटिशियंस का कलेक्शन है। रिनोन्ड का अर्थ क्या होता है? मशहूर, जाने माने। तो दुनिया के मशहूर गणितज्ञों का कलेक्शन है जे। आपको बताना है कि जे सेट है कि नहीं। तो यहां गौर करें, रिनोन्ड, देखिए इसको अंडरलाइन किया मैं, मशहूर, तो रिनोन्ड मशहूर, प्रसिद्ध, तो ये क्या है? यह भी तो एक इंटरनल ह्यूमन प्रॉपर्टी है। इसलिए इसका मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है। सो देयर इज नो क्राइटेरियन टू डिसाइड who are renowned. So the objects of this collection are not distinguishable and so not well defined. Hence the collection G is not a set. तो ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर दिमाग में बैठा दिया कि इसी ढंग से समझेंगे और इसी ढंग से सेंटेंस लिखेंगे भी गुड मार्क्स के लिए। तो देखिए मैं लिख देता हूं बस ऊपर की तरह, सेंस देयर इज नो क्राइटेरियन टू डिसाइड who are renowned. And so the objects of the collection J are not distinguishable hence the collection J is not a set. टेंथ देखें, लेट K इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अंडरलाइन कीजिए, ब्यूटीफुल, दुनिया के सुंदर लड़कियों का संग्रह। सेट है कि नहीं पता लगाना है। तो इस कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं वे ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, सुंदर लड़कियां हैं। अब आप सोचें, यदि इस कलेक्शन में
दो डिफरेंट गर्ल्स लेते हैं, एक गीता एक सीता, तो गीता भी ब्यूटीफुल है, सीता भी ब्यूटीफुल है, दोनों सुंदर है। अब आप ये नहीं निर्णय कर सकते हैं कि गीता की तुलना में सीता कितना अधिक सुंदर है या सीता की तुलना में गीता कितना अधिक सुंदर है। तो अब आप समझ गए होंगे, ब्यूटीफुल यह भी क्या है, ब्यूटीफुलनेस, सुंदरता, यह भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है ह्यूमन बींग्स का। तो अब आप समझ लें कि वैसा क्वेश्चन जिसमें ऐसा वर्ड आ जाएगा, जैसे देखिए गुड, ब्राइट, टैलेंटेड, बेस्ट, रिनॉन्ड, ब्यूटीफुल, इटीसी, तो जहां इस तरह का वर्ड मिले तो आप सावधान हो जाइए कि यह वर्ड इंडिकेट करता है इंटरनल ह्यूमन प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स का, इसलिए इस केस में कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया। तो स्पष्ट हो गया कि इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये विभेद योग्य नहीं है, क्योंकि आपने गीता और सीता को विभेद नहीं कर पाए कि दोनों में कौन अधिक ब्यूटीफुल है। दोनों तो ब्यूटीफुल ही है। तो स्पष्ट हो गया कि यह कलेक्शन डिस्टिंग्विशेबल, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं हो सकते, इसलिए यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, अतः यह एक सेट नहीं है। बस इतना ही आपको समझना है, और जिस ढंग से मैं लिखने का सेंटेंस सिखाया हूं उसी ढंग से आप लिख देंगे। तो लिखिए झट से, लेट के इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, then there is no criterion to decide who are beautiful. And so the objects of the collection K are not distinguishable. Hence, the collection K is not a set. 11th देखें, let L is equal to the collection of most dangerous animals of the world. L कैसा कलेक्शन है? तो कहता है कि दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का कलेक्शन है। आपको पता लगाना है कि L सेट है कि नहीं। तो ऊपर की तरह ही अपना लॉजिक दें, सेंस there is no criterion to decide who are dangerous.
So the objects of the collection L are not distinguishable so the objects of the collection L are not well defined and hence the collection L is not a set. यहां एल क्या है? दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का कलेक्शन है। अब दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों, डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन है। तो डेंजरस एनिमल्स तो बहुत है, टाइगर भी है, लायन भी है, स्नेक भी है। अब इन डेंजरस एनिमल्स में आप सोच कर देखें कि कौन ऐसा एनिमल है जो सबसे अधिक डेंजरस है। तो डेंजरस को मेजरमेंट करने का कोई तो आपके पास मेजरमेंट, कोई क्राइटेरियन, कोई मापदंड नहीं है। इसलिए डेंजरस एनिमल्स में आप विभेद नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे विभेद योग्य नहीं है, यानी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। इसलिए हम ये लॉजिक देते हैं, since there is no criterion to decide who are dangerous, who are most dangerous लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। who are most dangerous. So the objects of L are not distinguishable. So the objects of L are not well defined and hence the collection L is not a set. तो इसी तरह का सिंपल लैंग्वेज में आप लॉजिकली लिखने का अभ्यास करेंगे तो गुड मार्क्स आपको मिलेगा। तो टाइप 1 पर बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस मैंने आज आपको लिखा था एक एक करके, हर का गुड एनालिसिस किया, अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स के ही अंतर्गत टाइप 2 पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को बताऊंगा, आप ध्यान में रखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं एंड करता हूं। आप हमारे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।